Hello bachcho, I hope this video finds you in the best of spirits and in great health. I made this video because many of you join my classes very late and you have uh, great trouble in understanding what is going on because accounting is a new subject for almost all of you. तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है ऑन सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. बेटा सारे बेसिक टर्म्स कवर्ड नहीं हैं इस वीडियो में, बट मोस्ट ऑफ द बेसिक टर्म्स आर कवर्ड जिसका आपको यूज़ आएगा फर्दर क्लासेस में. तो लेट अस गेट राइट इनटू इट. बेटा सबसे पहला वर्ड जो हमें समझना है वो है सेल्स. ये रहा सेल्स. जब हम बिज़नेस में सेल की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के हिसाब से सेल्स में सिर्फ उन गुड्स की सेल आती है जिसमें बिज़नेस डील करता है. तो ध्यान रखो, अगर एक स्टेशनरी वाला, एक स्टेशनरी की दुकान वाला, अगर एक स्टेशनरी शॉप वाला स्टेशनरी ख़रीदता है, स्टेशनरी बेचता है, जैसे कि वो पेन्स बेचे, रजिस्टर्स बेचे, तो हम उसे सेल्स वर्ड में इंक्लूड करेंगे. लेकिन अगर एक स्टेशनरी की दुकान वाला कोई और चीज़ बेचता है, मान लीजिए वो अपनी दुकान में रखा हुआ पुराना फर्नीचर बेचता है, तो हम उसे सेल्स वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे. आओ देखें क्या लिखा है. सेल्स मीन्स द सेल ऑफ ओनली दोज गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स. जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है केवल उन्हीं गुड्स को हम सेल्स में लेते हैं. तो देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है. इफ़ अ फुटवेयर ट्रेडर सेल्स शूज़, अगर एक फुटवेयर मर्चेंट शूज़ बेचता है तो उसे हम सेल्स में लेंगे. येस, क्योंकि फुटवेयर ट्रेडर शूज़ एंड स्लीपर्स में ही तो डील करेगा. बट इफ़ ही सेल्स सम ओल्ड फर्नीचर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल्स. तो अगर एक कोई फुटवेयर ट्रेडर ने पुराना फर्नीचर बेच दिया तो उसे हम सेल्स में इंक्लूड नहीं करते. आगे देखो क्या लिखा है. आगे कहते हैं सेल्स इंक्लूड्स बोथ. सेल्स में कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल्स भी आती है. क्रेडिट मतलब उधार सेल्स. तो आपने गुड्स कैश देकर बेचे, कैश लेकर बेचे, या आपने गुड्स उधार पे बेच दिए, ये दोनों ही चीज़ें किस में आएगी? सेल्स में आएगी. ठीक. अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है बेटा. हमारा नेक्स्ट टर्म है सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का मतलब बेटा बहुत ही सिंपल है. अगर आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे थे, सेल करे थे, और वो कस्टमर गुड्स वापस कर जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं. तो बेचे हुए गुड्स अगर वापस आ जाएं तो हम उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न. देखो क्या लिखा है. इफ़ गुड्स सोल्ड आर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर इट इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न. हम उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं. सेल्स रिटर्न को ना रिटर्न्स इनवर्ड भी कहा जाता है. सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड. क्यों कहते हैं रिटर्न्स इनवर्ड? बेटा देखो, जब हम गुड्स बेचते हैं, जब गुड्स की सेल होती है तो गुड्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है? आउटवर्ड. गुड्स कहाँ जाते हैं? दुकान से बाहर जाते हैं. लेकिन अगर सेल्स रिटर्न होता है तो गुड्स कहाँ आते हैं? वापस दुकान में आते हैं, वापस शॉप में आते हैं. इसलिए हम सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं. ऐसे रिटर्न्स जो वापस दुकान में आ रहे हैं. वेरी गुड. अब आओ हम लोग अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं. हमारा तीसरा वर्ड जो आज का है वो है परचेजेस या परचेज. बेटा बहुत ही आसान चीज़ है. जैसे कि सेल्स में सिर्फ उन गुड्स की सेल आती है जिसमें बिजनेस डील करता है, ऐसे ही परचेज में सिर्फ उन गुड्स की परचेज आती है जिसमें बिजनेस डील करता है. तो मतलब क्या है कि अगर एक रेडीमेड गारमेंट्स वाला, जो रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है कोई आदमी, अगर वो कपड़े ख़रीदे, जैसे कि शर्ट्स ख़रीदे, जीन्स ख़रीदे, जिनको उसे आगे बेचना है, तो हम उसे परचेज़ में लेंगे. लेकिन अगर एक रेडीमेड गारमेंट्स वाला अपनी दुकान में कूलर लगवाता है, या एक रेडीमेड गारमेंट्स वाला एक नई अलमारी लेता है अपनी दुकान के लिए, तो हम उसे परचेज़ वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं. परचेज मीन्स द परचेज ऑफ ओनली दोज गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स. जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है सिर्फ उन्हीं गुड्स की परचेज को हम परचेज वर्ड में इंक्लूड करते हैं. देखो क्या एग्जाम्पल लिया है मैंने. इफ़ अ केमिस्ट परचेजेस मेडिसिन. अगर एक केमिस्ट की दुकान वाला मेडिसिन खरीदे तो भाई केमिस्ट तो मेडिसिन में ही डील करता है, क्या हम उसे परचेज में लेंगे? हाँ, इट विल बी इंक्लूडेड इन परचेज.
बट इफ़ ही बाइज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज शॉप, क्या केमिस्ट एयर कंडीशनर में डील करता है? नहीं जनाब, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज, उसे हम परचेज वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर एक दवाई की दुकान वाला दवाई खरीदे तो वो परचेज, लेकिन अगर एक दवाई की दुकान वाला अपनी दुकान में एसी लगवाए तो हम उसे परचेज नहीं बोलते। आगे देखो क्या लिखा है, परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। आपने गुड्स कैश पे खरीदे हो, कैश देके खरीदे हो, या आपने गुड्स उधार पे खरीदे हो, ये दोनों ही किस में आते हैं? परचेज वर्ड में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है बेटा परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड। बहुत ही आसान बात है, जैसे कि हमने सेल्स रिटर्न में पढ़ा था ना, वैसे ही परचेज रिटर्न बात है। तो अगर हमने जो गुड्स परचेज करे थे सप्लायर से, अगर हम वो गुड्स सप्लायर को वापस कर दें तो हम उसे परचेज रिटर्न बोलेंगे। देखो, इफ़ परचेज गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। जो गुड्स सप्लायर से खरीदे वो पसंद नहीं आए, वापस कर दिया, उनमें कुछ खराबी निकली तो वापस कर दिए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बोलेंगे। अब देखो, जब गुड्स परचेज करते हैं तो कहाँ आते हैं गुड्स? इनवर्ड, दुकान में अंदर आते हैं। लेकिन जब परचेज रिटर्न करते हैं तो गुड्स कहाँ जाते हैं? दुकान से वापस बाहर जाते हैं। इसलिए बेटा परचेज रिटर्न का ना एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। ऐसे रिटर्न्स जो दुकान से बाहर जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे? रिटर्न्स आउटवर्ड कहेंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। परचेज रिटर्न का मतलब खरीदे हुए गुड्स वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ना है, अपना फिफ्थ टर्म, वो है डेटर्स। बहुत ही आसान बात है बेटा। डेटर मतलब, एक तो तुम लोग ये ध्यान रखो कि डेटर में ना, इसको कई बच्चे डेबिटर पढ़ते हैं। बेटा ये डेबिटर नहीं होता, द बी इज साइलेंट ओवर हियर, वी शुड रीड इट एज डेटर्स। ऑलराइट, डेटर्स कौन लोग होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमारी डेट में हैं, जो हमारे कर्ज में हैं। हमारे कर्ज में कौन लोग होते हैं? हमारे कर्ज में वो लोग होते हैं जिनको या तो हमने गुड्स बेचे हैं उधार पे, या हमने उन्हें सर्विसेज दिए हैं उधार पे। देखो क्या लिखा है, डेटर्स आर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको हमने गुड्स बेचे हैं, या सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट, जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं या उधार पे सर्विसेज दी हैं, और अभी इनसे कुछ पैसा लेना बाकी है, एंड सम अमाउंट इज स्टिल ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम देम, अभी इनसे हमें कुछ पैसा लेना बाकी है। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? डेटर्स कहेंगे। डेटर्स से पैसा लेना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने इन लोगों को गुड्स बेचे हैं, ये लोग हमारे कर्ज में हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है डेटर्स के बाद। डेटर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है बेटा, वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर वर्ड का मतलब कितना आसान है। देखो, क्रेडिट का मतलब उधार, तो उधार देने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर का मतलब उधार देने वाला। तो कौन लोग होते हैं ऐसे जो बिजनेस को उधार देते हैं? जिन लोगों से हमने गुड्स उधार पे खरीदे हों, या हमने किसी से सर्विसेज उधार पे ली हों, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। इनका पैसा अभी वापस करना है हमें। तो क्रेडिटर कौन लोग हैं? जिनसे हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं, या हमने इनसे सर्विसेज उधार पे ली हैं, और अभी इनका पैसा हमें वापस करना है। तो क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला। कई बच्चे कहते हैं मुझसे, सर हम लोग डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा अगर आप डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप लोग समझ नहीं रहे बात को, आप लोग रटना चाह रहे हैं। देखो कितना वर्ड में ही मीनिंग छुपा है। क्रेडिटर, क्रेडिट देने वाला, जो हमें उधार दे वो क्रेडिटर, और डेटर मतलब वो आदमी जिसे हमने उधार दिया, वो हमारी डेट में है, वो हमारे कर्ज में। आओ क्रेडिटर्स को पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स आर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम whom गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज हैव बीन टेकन ऑन क्रेडिट। ये वो लोग हैं जिनसे हमने गुड्स उधार पे लिए या हमने सर्विसेज उधार पे लिए हैं, एंड टू whom सम अमाउंट इज स्टिल ड्यू टू बी पेड, और अभी इन्हें कुछ पैसा देना बाकी है। ऑलराइट,
आओ अब हम अपना अगला टर्म पढ़ते हैं। हमारा अगला टर्म है बेटा एसेट्स। जानते हो एसेट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग एसेट्स को हिंदी में कहते हैं बेटा संपत्तियाँ, विच इज़ बेसिकली, अगर मैं क्रूड टर्म्स में बोलूँ, क्रूड का मतलब रिफाइंड नहीं, अनपॉलिश्ड। अगर मैं क्रूड टर्म्स में बोलूँ तो हम एसेट्स को बिजनेस की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में बिजनेस को कैश दे या बेनिफिट दे, हम उसे क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। जैसे बिजनेस के पास रखी हुई मशीनरी एक एसेट है, क्योंकि वो बिजनेस को बेनिफिट देगी। बिजनेस के पास रखा हुआ फर्नीचर भी एक एसेट है, ठीक है। बिजनेस के पास रखा हुआ स्टॉक, जो बिजनेस के पास माल रखा हुआ है, गुड्स रखे हुए हैं, वो भी क्या है? एसेट्स हैं। और रीड करते हैं, एनीथिंग दैट विल गिव द बिजनेस ईदर कैश और सम बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन एसेट। कोई भी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश दे या बेनिफिट दे, हम उसे क्या कहेंगे बेटा? वी विल कॉल इट एसेट, ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा है, इन क्रूड टर्म्स। मैंने बताया था क्रूड का मतलब अनरिफाइंड। इन क्रूड टर्म्स वी कैन से दैट एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस के प्रॉपर्टीज। अब देखो ये पहले से हाईलाइटेड है, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। let us mark them with a different highlighter. फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। मोटर व्हीकल्स, मान लो बिजनेस ने डिलीवरी वैन्स रखी हुई हैं, ट्रक्स रखे हुए हैं अपने पास, वो भी एसेट्स हैं। मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स भी एसेट्स हैं। डेटर्स क्यों एसेट्स हैं? क्योंकि डेटर्स से पैसा लेना बिजनेस का अधिकार है। डेटर्स वो लोग हैं जिनको बिजनेस ने उधार पे गुड्स बेचे हैं, तो डेटर्स से तो पैसा ले सकते हैं। डेटर्स भी हमारे लिए एसेट्स हैं। कैश, बिजनेस के पास जो कैश रखा हुआ है, बिजनेस के बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा? ये सारी चीज़ें एसेट्स हैं। एंड आई होप यू विल रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसेट्स की ना एक अच्छी प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक फ़ायदे, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिनका अधिकार, द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, जिनका अधिकार या तो बिजनेस के पास है, बिजनेस ओन करता है, या फिर बिजनेस उन अधिकारों को कंट्रोल करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। ये एक प्यारी सी डेफिनेशन लिख ली हमने जो एग्ज़ाम में लिखने लायक है। एसेट्स क्या है? बिजनेस में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले फ़ायदे, जिनका अधिकार या तो बिज़नेस के पास है, बिज़नेस ओन करता है उसके राइट्स को, या बिज़नेस उसके राइट्स को कंट्रोल करता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। आप लोग तो आराम से समझिए एसेट्स क्या है? बिज़नेस की संपत्ति। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे, और हमारा नेक्स्ट टर्म है बेटा लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को ना हम हिंदी में बोलते हैं देयता। जो पैसा हमने बाहर वालों से उधार पे लिया हुआ है और हमें बाहर वालों को वापस करना है, ऑब्वियसली, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे लायबिलिटीज़। जैसे कि डेटर और क्रेडिटर में से किसका पैसा हमें वापस करना होता है? क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। बैंक से अगर लोन लिया हुआ है वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है। कुछ खर्चे हैं जो खर्चे हो गए पर पे नहीं करे अभी तक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। तो वो पैसा जो बिज़नेस में बाहर वालों ने लगाया हुआ है, जो पैसा बिज़नेस को बाहर वालों को वापस करना है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। देखो, मनी दैट द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, जो पैसा बाहर वालों का है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। दिस मनी हैज़ टू बी रीपेड टू आउटसाइडर्स, ये पैसा बाहर वालों को वापस करना होता है, ठीक है। लायबिलिटीज़ के बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है बेटा। लायबिलिटी के बाद ये टर्म आता है कैपिटल। और कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है? वो पैसा जो बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसे हम कैपिटल कहते हैं। भाई ओनर भी तो कुछ पैसा लगाता है बिजनेस में, कई बिजनेसेस में तो ओनर का ही पूरा पैसा लगा होता है। तो जो पैसा ओनर ने खुद बिजनेस में लगाया होता है हम उसे कैपिटल कहते हैं। मनी दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, ओनर का लगाया हुआ पैसा कैपिटल। जब हम कैपिटल पढ़ते हैं बेटा तो कैपिटल के साथ साथ ना
हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग ये मान के करी जाती है, इस अजम्पशन पे करी जाती है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करी जाती है, अकाउंटिंग ओनर के लिए नहीं करी जाती। तो बिजनेस को अलग मानते हैं, ओनर को अलग मानते हैं, और अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के लिए। ये देखो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इज डन ऑन द अजम्पशन दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। क्या मान के करी जाती है अकाउंटिंग? कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। फर्दर, अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस एंड नॉट फॉर द ओनर। अकाउंटिंग ना हम बिजनेस के लिए करते हैं, ओनर के लिए नहीं करते। अब आगे ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है। यही तो डायग्राम है जो कह रहा है भाई, वो कह रहे हैं कि ओनर को अलग मानती है अकाउंटिंग, ये ओनर है, ठीक है, और बिजनेस को अलग मानती है। ये देखो, ये बिजनेस बनाया हुआ है मैंने, फेसलेस। जो अमाउंट ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसे हम कैपिटल नाम देते हैं। अब ये सोचो कि अगर ये पैसा ओनर ने नहीं लगाया होता बिजनेस में, तो बिजनेस को चलने के लिए ये पैसा कहाँ से लेना पड़ता? बिजनेस को ये पैसा लेना पड़ता बाहर वालों से, मे बी बिजनेस को ये पैसा लेना पड़ता बैंक से। अब बैंक से अगर लोन लेते तो उसे लायबिलिटी कहते, यस। सोचो, अगर हम बिजनेस बैंक से लोन लेता तो उसे क्या कहता है? लायबिलिटी कहता है, यस। तो अगर बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया हुआ है तो कैपिटल को क्या ट्रीट करना चाहिए? कैपिटल को भी लायबिलिटी के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस ये अकाउंटिंग ये मान के करते हैं कि ओनर अलग आदमी है। तो ओनर से अगर तुमने कुछ पैसा लिया हुआ है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए वो क्या चीज़ है? लायबिलिटी। ये देखो, पढ़ो, इफ द मनी हैड नॉट बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर then business would have borrowed money from outsiders। अगर बिजनेस ने ये पैसा ओनर से नहीं लिया होता तो बिजनेस ने फिर ये पैसा कहाँ से लिया होता? आउटसाइडर से लिया होता। Therefore कैपिटल इज ट्रीटेड लाइक अ लायबिलिटी। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल को हम कैसे ट्रीट करते हैं? कैपिटल को हम लायबिलिटी के समान ट्रीट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। भाई ऐसे सोचो, अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये पैसा जो बचेगा किसे वापस करेगा? ओनर को ही वापस करेगा ना। इसलिए बिजनेस के लिए कैपिटल हमेशा क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी मानी जाएगी। ऑलराइट, अब आ रहा है हमारा अगला और आखिरी टर्म इस वीडियो का, ड्राइंग्स। बेटा, वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। So money withdrawn from the business by the owner for his personal use, पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। अब सोचा जाए तो ड्राइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। लो, मैं लिख भी देता हूँ, ड्राइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। भाई, जो पैसा बिजनेस में ओनर ने लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, तो जो पैसा उसने बिजनेस में से अपने यूज पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। ड्राइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। आई होप तुम्हें ये सारे 10 के 10 टर्म्स समझ में आए हो, और इससे बेटा तुम्हें मेरी आगे की क्लासेस में मदद मिलेगी। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर बीइंग पेशेंट। आई होप तुम लोग इस वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लोगे।